बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था, हम लोगों ने वीक के लिए भी देखा था। ठीक है, अब उसी टॉपिक को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये कोलराउस लॉ या कोलराउस लॉ को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो साइंटिस्ट कोलराउस ने क्या किया था, उन्होंने दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिया था, मान लो ये NaX एंड KX। मतलब यहाँ पे देखो ये X आपका कुछ भी हो सकता है, ये X आपका ये जो एनायन है ये आपका Cl माइनस, ये NO3 माइनस, ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इसका और इसका मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन को सबस्ट्रेट किया था। तो देखो रिजल्ट क्या आया था, एक बार उन्होंने लिया था ऐसा, molar conductivity at infinite dilution for KCl and for NaCl। इसका जो वैल्यू आया था that was equal to KBr lambda नॉट m NaBr। मतलब यहाँ पे एनायन चेंज कर दो तब भी ये डिफरेंस सेम आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा आया था 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। तो इस ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब था, देखो इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है, इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही, देखो यहाँ पे ये जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू है इन तीनों केस में, ये आपका एनायन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एक्चुअली आपका डिपेंड कर रहा है कंडक्टेंस ऑफ K प्लस एंड कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस। मतलब कैटायन एनायन का कंडक्टेंस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट ईच कैटायन हियर मेक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनायन। एनायन चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ये जो कैटायन है ये कैटायन इंडिविजुअली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, इन दोनों का डेफिनिट कंट्रीब्यूशन है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनायन। सेम अगर मान लो मैंने कैटायन को फिक्स कर दिया, मतलब अगर मैं ऐसा करता हूँ, सॉरी इसको NaBr कर देते हैं, ये NaBr minus lambda m naught NaCl। now this will be equals to lambda m naught KBr minus lambda m naught KCl। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे ये जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका एनायन के ऊपर। कैटायन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, इसको डिटरमाइन कर रहा है कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। एनायन का भी आपका इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन रहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली है 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, मतलब यही है कैटायन एनायन बोथ इंडिविजुअली अलग अलग से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिखाता है या कंट्रीब्यूट करता है, और यही होता है आपका कोलराउस लॉ। इसको अभी हम स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेयर डिसोसिएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाया है। देखो बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ AB वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये अभी टूट के
ए प्लस एंड बी माइनस दे सकता है। अब मैं यहाँ पे दो केस कंसीडर करूंगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम होगा, लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल बी नियरली इक्वल्स टू 1। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए मान लो तुमने 1 मोल ए बी लिया है। अगर 1 मोल ए बी लोगे तो 1 मोल ए प्लस बनेगा क्या, या 1 मोल बी माइनस बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिकॉज कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे t इज इक्वल्स टू 0 ऐसे ले रहा हूँ, 1 मोल ये 0 है। जब इक्विलिब्रियम होगा तो मान लो ये हो गया आपका 0.8, मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ है, 0.2 डिसोसिएशन हुआ है। तो आप देख सकते हो 1 मोल ए बी आपका 1 मोल ए प्लस एंड 1 मोल बी माइनस नहीं दे रहा है। इसका मतलब मोलर conductivity of AB for concentrated solution will not be represented by molar ionic conductivity of A plus and B minus, because concentrated solution के लिए 1 मोल कैटायन या 1 मोल एनायन तो बन ही नहीं रहा है। अगर 1 मोल कैटायन एनायन नहीं बनेगा तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB को हम मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस एंड B माइनस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, ये ऐसे तो टूट रहा है। जब t इज इक्वल्स टू 0 ये 1 है, ये 0 है, 0 है। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। Now in this case you can see that at infinite dilution AB 1 मोल AB टूट के 1 मोल A प्लस एंड 1 मोल B माइनस दे रहा है। मतलब यहाँ पे A प्लस अपना मोलर आयनिक कंडक्टिविटी शो करेगा बिकॉज 1 मोल है, B माइनस भी आपका मोलर आयनिक कंडक्टिविटी शो करेगा बिकॉज 1 मोल है। इसीलिए इस केस के लिए molar conductivity of AB can be represented by molar ionic conductivity of A plus and molar ionic conductivity of B minus, because यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 मोल A प्लस भी है एंड 1 मोल B माइनस भी है। तो जो AB का कंडक्टेंस है उसको हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस एंड B माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे lambda m AB of infinite dilution is equals to molar ionic conductivity of A plus molar ionic conductivity of B minus। ठीक है, अब फिर से पिछले वाले स्लाइड में बैक करते हैं बच्चों। देखो, and where all inter ionic effects disappear। इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या होता है, कैटायन एनायन या इंटर आयनिक डिस्टेंसेस क्या होता है, लार्ज हो जाता है। तो इंटर आयनिक इफेक्ट क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मतलब इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण कंडक्टेंस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो इनफाइनाइट डायल्यूशन में नहीं रहता है। तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वेयर डिसोसिएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट एंड वेयर ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट्स डिसअपियर, ईच आयन्स माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब ऐसा हो जाएगा तो आयन्स इंडिपेंडेंटली मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स को आयन। मतलब को आयन का कोई रोल नहीं रहेगा इन द माइग्रेशन ऑफ द आयन एंड contributes to the total molar conductivity of an electrolyte a definite share। मतलब ये कैटायन एनायन एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन दिखाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद देखो क्या लिखा है, which depends only on its own nature and not all on the ion with which it is associated। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैटायन एनायन इंडिपेंडेंटली एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन दिखाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और ये सिर्फ डिपेंड करेगा
कैटायन एनायन का नेचर के ऊपर, नॉट ऑन ऑल द आयंस विथ विच इट इज एसोसिएटेड। मतलब कैटायन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एनायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और एनायन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कैटायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों कैटायन एनायन इंडिपेंडेंटली अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be represented as the sum of the limiting molar ionic conductivities of cation and anion। मतलब कहने का मतलब यही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लैम्डा एम नॉट KCl, molar conductivity of KCl at infinite dilution will be equals to molar ionic conductivity of K plus and molar ionic conductivity of Cl minus। ठीक है, यही होता है स्टेटमेंट ऑफ क्लोराउस लॉ। आप लोग एग्जाम में सिर्फ इतना लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से समझाने के लिए स्टेटमेंट को इलेबोरेट फॉर्म में लिखा है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या देखो बच्चों, मैं और एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या होगा, इनफाइनाइट डायल्यूशन में एक तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंसेस बहुत बढ़ जाएगा, तो इंटर आयनिक इफेक्ट या वो डिसेपेयर हो जाएगा। जब इंटर आयनिक इफेक्ट डिसेपेयर हो जाएगा तो कैटायन का जो कंडक्टिविटी होगा वो एनायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और एनायन का जो कंडक्टिविटी होगा वो कैटायन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कैटायन एनायन दोनों का कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके खुद का नेचर के ऊपर, नॉट ऑल ऑन द आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन एनायन अलग अलग से एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन दिखाएगा इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसलिए मैंने लिखा है, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है। अच्छा, अगर इन जनरल एक हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इन जनरल अगर मैं ऐसा लेता हूँ इलेक्ट्रोलाइट AX/BY, देन अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ लैम्डा m नॉट ऑफ AX/BY will be equals to ionic conductance, molar ionic conductance of AY plus, और यहाँ पे देखो जब AX/BY टूटेगा तब एक स्मॉल बनाएगा A, तो मुझे यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए हो जाएगा Y इंटू मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ BX माइनस। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलराउस लॉ। इन इक्वेशन को देख के हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो बच्चों, अब इस लॉ का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों आपको याद ही होगा, हमने ऐसा कुछ प्लॉट किया था, लैम्डा m वर्सेस √C फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा एक एक्सपोनेंशियल प्लॉट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये c = 0 है या c → 0 है। सो इन दिस केस यू कैन सी दैट यू कैनॉट एक्सट्रपोलेट दिस प्लॉट टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cannot be calculated by extrapolation method. That is why we have to use Kohlrauss law. मान लो बच्चों मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एसिटिक एसिड के लिए। नाउ इसके लिए मैं अभी कोलराउस लॉ
यूज़ करके ऐसा लिख सकता हूँ CH3CO माइनस का मोलर आयनिक कंडक्टेंस प्लस H प्लस का मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज़ करके। उसमें भी हम कोलोराउस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो CH3COH का मोलर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा, इसका चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, इसका चाहिए CH3CONA, और किसका चाहिए NaCl का। और देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब देखो इन तीनों के लिए मैं कोलराउस लॉ लगा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, देखो लैम्डा m0 HCl, इसको मैं ऐसे लिखूँगा H प्लस Cl माइनस इसके लिए मैं ऐसा लिखूँगा और NaCl के लिए मैं ऐसा लिखूँगा। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये मान लो 2, ये 3 और ये आपका है 4। अब देखो बच्चों, मुझे ये लाना है लैम्डा m0 CH3CO माइनस प्लस लैम्डा m0 H प्लस। इस समीकरण को लाने के लिए हमें ये तीनों इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मुझे CH3CO माइनस एंड H प्लस सेम साइड में चाहिए। तो अगर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करूँगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करूँगा, तो देखो इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में H प्लस है, इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड में देखो CH3CO माइनस, मतलब 2 एंड 3 को ऐड करने से H प्लस एंड CH3CO माइनस सेम साइड में रहेगा। अब देखो उसी साइड आपका Cl माइनस भी रहेगा एंड Na प्लस भी रहेगा। अब Cl माइनस एंड Na प्लस को हमें हटाना है, बिकॉज यहाँ पे तो आपका CH3CO माइनस है एंड H प्लस है। तो Cl माइनस Na प्लस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, देखो लैम्डा m HCl प्लस लैम्डा m CH3CO Na प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, अभी माइनस, माइनस लैम्डा m NaCl, ये इज इक्वल्स टू देखो क्या हो जाता है लैम्डा m H प्लस देखो ये Cl कट गया, Na प्लस कट गया, तो क्या बच गया, तो आपका ये H प्लस एंड CH3CO माइनस बच गया। और ये इज इक्वल्स टू क्या है, ये इज इक्वल्स टू आपका है लैम्डा m CH3COH। तो CH3COH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए होगा। और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्सट्रापोलेशन मेथड से निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों। अगर मान लो बच्चों इसके लिए निकालना है NH4OH, ये तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। तो मैं अभी अपने मन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ। तो देखो NH4, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, NH4Cl ले लिया मैंने एक, और मुझे क्या चाहिए होगा, OH के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। चलो मैंने ले लिया KOH। अब देखो ये Cl एंड K को मुझे रिमूव करना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस KCl करना पड़ेगा। बहुत आसान है ये सब, ठीक है। मान लो मुझे H2O के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, तब भी लेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ। अब H2O है, ये H+OH- आयन देगा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, H+ के लिए मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, OH के लिए मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चलो NaOH KOH कुछ भी ले लो, और लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे KCl को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो इससे क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड में, JEE मेंस में, एडवांस में भी आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चा आपको ये ऑलरेडी पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप डाइल्यूशन करोगे, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो अल्फा क्या होता है, बढ़ता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आयंस देगा, उससे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया है AB इलेक्ट्रोलाइट, ये टूट के A+B- देगा। जब कॉन्सेंट्रेशन C है, एट कॉन्सेंट्रेशन C मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट टूट के 0.4 A+ दे रहा है एंड 0.4 B- दे रहा है। ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब 1 मोल A+ बनेगा एंड 1 मोल B- बनेगा। Now at concentration C, lambda m या molar conductivity will depend upon this number of ions, ठीक है, and limiting molar conductivity will depend upon this number of ions. So I can write that lambda m proportional to number of ions furnished by 1 mole AB at concentration C, and lambda m infinity या lambda m naught proportional to number of ions furnished by 1 mole AB at infinite डाइल्यूशन। बच्चों आपको भी ऑलरेडी पता है अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। अब यहां पे ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड इसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ AB एट कॉन्सेंट्रेशन C। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड के ऊपर ही डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ AB, एंड टोटल मोल्स टेकन इसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल AB एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो जितना ज़्यादा आप मोल्स लोगे, जितना ज़्यादा आप इनिशियल मोल्स लोगे, उतना ही तो बनेगा आपका नंबर ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरा मोल आपका कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये और इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये।
तो मैं यहाँ पे अभी ऐसे लिख सकता हूँ, देखो प्रोपोर्शनल साइन तो है, तो अल्फा हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे मैं वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूंगा। मान लो मेरे पास ये एक वीक एसिड है, ये टूट के ऐसा बनाएगा H प्लस एक्वा ए माइनस एक्वा, अच्छा HA भी एक्वा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो इनिशियली मैंने HA का कॉन्सेंट्रेशन लिया है C, अब इनिशियली ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब मान लो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है अल्फा, तो एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें मुझे बताने का कुछ खास बात है नहीं। अब यहाँ पे Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फा का जो एक्सप्रेशन आया था उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। तो C इंटू लैम्डा एम, ये लैम्डा एम होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब मैंने क्या किया है, लैम्डा एम, ये जो लैम्डा एम नॉट है इसको मैं नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से आपका ये अल्टीमेटली हो जाएगा C लैम्डा एम स्क्वायर, अच्छा ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। तो ये हो गया आपका रिलेशन Ka इज इक्वल्स टू ये। तो आपको एग्जाम में लैम्डा एम का वैल्यू दिया रहेगा, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू दिया रहेगा, C का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप Ka निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद देखो ऐसा होगा, इज इक्वल्स टू Ka बाई C। अब मैं इस पूरे चीज़ को मानूंगा एज y एंड 1 बाई C को मानूंगा मैं एज x, 1 बाई C को मानूंगा मैं एज x। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx जैसा एक इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे प्लॉट करना है, x में है 1 बाई C और y में आपका है ऐसा। तो प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा इक्वल्स टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में हम ये डेटा निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे और उस प्लॉट का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं इस पार्ट को। आप लोग इसको ध्यान रखना, यहाँ से जेईई मेंस में एडवांस लेवल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
अच्छा, स्फेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जैसे AgCl, PbSO4, BaSO4, ऐसे स्फेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट, स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट ऑफ द सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड या सॉल्युबल। अगर बहुत ही कम अमाउंट सॉल्युबल हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देयर solutions are considered as infinite dilution। देखो बहुत ही कम अमाउंट डिजोल्व हो रहा है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इनका सॉल्यूशन नियरली एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, यू कैन राइट दैट लैम्डा m नियरली इक्वल टू लैम्डा m नॉट। अब यहां पे जितना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबल हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन soluble is actually the solubility। और जब हम solubility का बात करते हैं तब एक्चुअली हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बात करते हैं। जब हम solubility का बात करते हैं तब हम एक्चुअली में सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक ऐसा स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये ऐसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो यहां पे AB का मान लो सॉल्युबिलिटी है S, तो जब सॉल्युबल हो जाएगा तो S मोल पर लीटर A+ बनेगा एंड S मोल पर लीटर B- बनेगा। बच्चों देखो, सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ये आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट या वी कैन राइट दैट KSP इज इक्वल्स टू A+ इंटू B-, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। ठीक है, अब A² को मैं इसका मोलरिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ही यहां पे सॉल्युबिलिटी है। अब आपको पता है मोलर कॉन्डक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो मैं इस केस के लिए यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा m0 इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एस। एस यहां पे क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से देखो, यू कैन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी आपको मिल जाएगा तो KSP भी यू कैन फाइंड आउट। यहां पे आपका सॉल्युबिलिटी आ गया है तो KSP भी आ जाएगा। तो ऐसे हम मोलर कंडक्टिविटी से सॉल्युबिलिटी ऑफ स्फेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को निकाल सकते हैं एंड KSP भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताना भूल ही गया, ये लैम्डा m0 हम कहाँ से निकालेंगे, लैम्डा m0 आपका कोलराउस लॉ से निकालेंगे। यहाँ पे तो हम लोग कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो लैम्डा m0 कैन बी फाउंड फ्रॉम कोलराउस लॉ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल होगा, आगे हम लोग करेंगे इसको। बच्चों अभी कोलराउस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रीवियस या JEE मेंस या एडवांस में आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए
मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया है। उसके बाद हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है HOAC। इसका मीनिंग क्या है? CH3COH, ये एसिटिक एसिड। तो देखो, अगर हम निकालेंगे मोलर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HOC। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे HOC को हम ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OAC माइनस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका निकालने के लिए देखो, हमें कौन सा डेटा चाहिए होगा? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसमें OAC है, NaOAC में OAC है। जब हम NaOAC को ऐड करेंगे तो Na प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको हटाने के लिए हमें NaCl चाहिए होगा। और देखो H प्लस भी है, H प्लस के लिए हमें ऐसा लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H प्लस है, तो HCl है। अब Cl माइनस को हटाने के लिए हमें NaCl को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, NaOAC प्लस HCl माइनस NaCl। आप यहाँ पे सारे डेटा पुट कर दो। ये 91 प्लस 426.2 माइनस 126.5, ये आपका आ जाएगा 390.7। तो आपका आंसर होगा C। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें निकालना है लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड, ये निकालना है हमें। अब ये इज इक्वल्स टू क्या होता है? CH3CO माइनस H प्लस। तो देखो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है। तो एसिडिक एसिड में CH3CO माइनस है एंड H प्लस है। तो CH3CO माइनस इस इलेक्ट्रोलाइट में है, तो ये तो चाहिए होगा, और H प्लस इस इलेक्ट्रोलाइट में है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो NaCl एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस NaCl को रिमूव करने के लिए मुझे माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, बार बार तो हम इसको कर रहे हैं। आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, कुछ खास यहाँ पे करना नहीं है। अगर NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वांटिटी क्या चाहिए है? ये ऑप्शन C। बाकी कोई भी ऑप्शन देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अच्छा, ये एक्चुअली वाटर नहीं है, ये एक्चुअली सिल्वर क्लोराइड। ये डेटा दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे काप्पा का वैल्यू दिया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मैंने बोला थोड़ी देर पहले, स्पेयरिंगली सॉल्युबल के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, लैम्डा एम नॉट EgCl। ये हम कहाँ से निकालेंगे? कोलराउस लॉ यूज़ करके निकालेंगे मेरे बच्चों। बहुत ही आसान है ये सब। वैल्यूज पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 138.2। तो A सीधे कॉस्ट टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। काप्पा का वैल्यू दिया है 2.30 10⁻⁻6, ये इंटू 1000। लैम्डा एम नॉट का वैल्यू कितना आया है? 138.2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कुछ खास बात तो यहाँ पे है नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे कोलेरस लॉ के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।